हाँ जी बाबू, रेडी हो? ऑडियो वीडियो सब ओके है? चलिए, फ़ोन में ज़्यादा छोटी तो नहीं आती ना? मतलब क्लियर क्लियर दिख रहा है? अच्छा। और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, थर्ड चैप्टर, गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल का नेचर और वैल्यूएशन कैसे करना है। तो मुझे बताओ, अब तक कोई दिक्कत? हमारी एक क्लास हो चुकी है, बहुत ही इत्मीनान से, बड़े प्यार से मैंने समझाया कि भैया गुडविल का मतलब ही होता है। ठीक है, थ्योरी में हमारा कुछ फैक्टर चल रहे थे, फैक्टर इफेक्टिंग द गुडविल, जिसमें हमने मीनिंग देख लिया था, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है जी। उसमें लास्ट में मैं बोल रहा था, लास्ट में हमने आपको बताया था कौन सा, पब्लिसिटी और एडवर्टीज़मेंट, ये है ना, एडवर्टीज़मेंट, जहाँ पर हमारा लेक्चर जो है फिनिश हो गया था कल, बट आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी से आपको लगता है कि यार पब्लिसिटी करने से गुडविल का इफेक्ट पड़ता है, या गुडविल बढ़ती है घटती है? मान लो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करके रख लूँ और यूट्यूब पर डालूँ ही ना, और स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा भाई कैसे पढ़ाता है, क्या क्वालिटी है इसके अंदर, क्या ये एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या इससे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर या लेक्चर डालता हूँ, तो वो क्या है, एक तरह का पब्लिसिटी ही है। तो पब्लिसिटी से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी कराओगे, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतनी ज़्यादा आपकी गुडविल बनेगी। जैसे कि पहले के टाइम पे एक बाबा आते थे टीवी पर, निर्मल बाबा, शायद आपको पता हो तो। क्या निर्मल बाबा के बारे में पता है आपको थोड़ा सा? कृपा आना शुरू हो जाएगी, मतलब वो कहते थे कृपा आना शुरू हो जाएगी, लाल चटनी और समोसे खा लो, कृपा आना शुरू हो जाएगी। तो उनका, निर्मल बाबा का क्या था, मैं देख रहा था पहले उनका, शुरू शुरू में सिर्फ सोनी चैनल पर एडवर्टीजमेंट आता था, मतलब प्रोग्राम आता था आधे घंटे का। भाई सोनी से फिर उनका ज़्यादा चैनल हो गए, फिर और ज़्यादा चैनल हो गए। मैं ये सोच रहा था कि यार ये मतलब, और फिर तो थोड़े दिन में ऐसे लगा कि हर चैनल पर उनकी वो आने लगी। और जब देखा था, और उनको फिर मैं भी मतलब करने लग गया, यार क्या इतने लोग मानते हैं हर चैनल। बट वो बाबा की स्ट्रेटेजी थी, क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कि मुझे अपनी गुडविल बनानी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देखेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे पसंद, फॉलो करेंगे, पसंद करेंगे। तो पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट, बहुत कई बार कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है, लोगों को उस बिज़नेस के बारे में नहीं पता होता, तो एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्रताबाग में मैट्रिक्स है, अकाउंट्स की ट्यूशन या हो, मैथ्स की हो या इकोनॉमिक्स हो, बट फिर भी वो क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट ज़रूर करेंगे कि भैया बच्चों को पैम्पलेट बांटो, घर घर में ये करो वो करो। उसके बाद वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, बच्चा जाने और वो जाने। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है और वो सब बढ़िया ही पढ़ाते हैं। बट बशर्ते आप पर डिपेंड करता है कि भाई आप क्या उनसे लेके जाते हो। ठीक है ना? तो वही चीज़ है। अब देखो, आपको भी मैं वही पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो दो तीन नालायक हैं उनको भी वही पढ़ा रहा हूँ, वो तो शायद क्लास भी टाइम पे नहीं लेते। पर आपके अंदर जो इंसेंटिसिटी है ना, मतलब जो काम करने की वो है, आप कभी क्लास कैंसिल नहीं करवाते, कभी आप मेरे को नहीं बोलते सर आज क्लास मत लो, आज मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ है। बट वही चीज़ इंसान को छोटी छोटी चीज़ें आगे लेके जाती है। आप मेरी चीज़ों को ध्यान से सुनते हो, तो वो क्या है, वहाँ से आपका सक्सेस रेट अपने आप बढ़ जाता है कि नहीं यार ये बंदा लाइफ में तरक्की करे। क्यों? क्योंकि अपने आप को एक्टिव लिसनिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है ध्यान से सुनना, क्योंकि हम आसपास अब इतनी चीज़ें हैं हमारे आसपास, जिससे हमारा ध्यान इतना भटक जाता है। कभी फेसबुक है, कभी इंस्टाग्राम है, कभी व्हाट्सएप है, कभी यूट्यूब है, दुनिया भर के चीज़ों में हमने अपने आप को घेर रखा। बट एक ये घंटा ऐसा होता है, या आधा घंटा मैं कहूँ, जिसमें आप अपने आप को बहुत ही ध्यान से सुनते हो। अब चाहे आप कह लो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम तो बाबू बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको मैं इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि आप अकाउंट्स के टीचर बन जाओगे, आप किसी को भी पढ़ा दोगे। ठीक है कि भाई क्या होता है, तो पब्लिसिटी का यही होता है कि भैया जितनी आप पब्लिसिटी करेंगे, उससे आपकी गुडविल बढ़ेगी। ठीक है जी, अब मैं क्या आगे चल सकता हूँ? हेलो? ओके जी। उसके बाद यहाँ पर बाबू दे रखा है आपका टाइप्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल दो तरह की होती हैं,
कितने तरह की होती हैं। ये बाबू थोड़ी सी, हाँ थोड़े से मच्छर से आ रहे होंगे ना मेरी फ़ोटो के पास, वो थोड़ा पर्दा हिल रहा है तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, मेरे पीछे अच्छा दिख नहीं रहा एक्चुअली, मैं सामने बड़ी टीवी की स्क्रीन रखी हुई है, मैं उसमें देख के पढ़ाता हूँ, तो वही में से मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ पर दो टाइप की आपकी गुडविल है। नंबर 1 परचेज ऑफ गुडविल, नंबर 2 सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड और परचेज का क्या मतलब, भाई मैंने मैगडी का बर्गर खिलाना है लोगों को, मैगडी खोलना है, मैं जाता हूँ मैगडी वालों से हाथ पांव जोड़ता हूँ, भाई साहब जितना पैसा लेना है ले लो, मेरे को मैगडी खोलना है। वो मुझे फ्रेंचाइजी दे देंगे, अपनी फ्रेंचाइजी मतलब अपने राइट दे देंगे, अब हाँ जी आप मैगडी का लोगो नाम वगैरह सब यूज़ करते हो, उसको तो बोलते हैं वैसी गुडविल को परचेज ऑफ गुडविल, जो पैसा दे के खरीदो। वो तो आप भी खरीद सकते हो, रिबॉक वाले से ले लो, किसी से भी पैसा दो खरीद लो। तो ये इस तरह की गुडविल होती है परचेज ऑफ गुडविल। लेकिन ये कब होती है, परचेज ऑफ गुडविल इज गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो वहाँ पर गुडविल देखी जाती है। पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले एक कंपनियाँ थी हीरो और होंडा, तो पहले दोनों मर्च थी, कहते थे हीरो होंडा। आज की डेट में फिर वो अलग हो गई, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। तो जब वो मिले होंगे आपस में तो उन्होंने एक दूसरे की गुडविल देखी होगी, परचेज की होगी, तो कुछ पेमेंट किया होगा। अब सेल्फ जनरेटेड से क्या है, सेल्फ जनरेटेड सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है। मैं अपनी गुडविल खुद जनरेट कर रहा हूँ और एक एक बच्चे को इतनी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, इतनी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चा कहे कि यार ठीक है, अच्छा नहीं है ना तो बुरा भी नहीं है। मतलब जब बच्चे के मुंह से बच्चे की सेटिस्फेक्शन होगी, जब स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे, तब पेरेंट्स भी कहते हैं कि हाँ यार टीचर बच्चे पर ध्यान दे रहा है। इसका सबसे जीता जाता एग्जांपल मैं हूँ कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब मैं अपनी गुडविल खुद जनरेट करना चाहता हूँ। अब वो जनरेट कैसे होगी, भाई मैं बच्चों को मार्क्स दिलाऊंगा, मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट को ईजी बनाऊंगा, ठीक है, और आपके टेस्ट लूँगा, रिवीजन लूँगा, दुनिया भर के टेस्ट लूँगा, रिवीजन लूँगा, आपके लिए नोट्स बनाऊँगा, आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, आपको रिवीजन के लेक्चर दूंगा। तो जितनी बार आप चीज़ों को सुनोगे, रिवाइज करोगे, सुनोगे रिवाइज करोगे, तो वो क्या हो जाएंगी, आपके खून में मिल जाएंगी। लेकिन जब एग्ज़ाम में जब बैठोगे ना, अरे ये है ऐसे ऐसे आपको सॉल्व कर लोगे। लेकिन उससे फाइनल एग्ज़ाम में बैठने से पहले हमें फेल होना है। फेल मतलब जितने भी टेस्ट देंगे ना, फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट उससे ये तो पता चलेगा कि यार अभी हमारे में क्या दिक्कत है, कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी। मैंने पूरे चैप्टर का टेस्ट लिया, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर लिया, ठीक है, वहाँ पर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा यार ये वाले कॉन्सेप्ट में मुझे दिक्कत है, तो शायद आप उस पर फोकस करो। फिर जब अगली बार 2 टेस्ट में लूँगा, एक गुडविल का और फंडामेंटल का, फिर उसमें फंडामेंटल डालूंगा, फिर कोई और कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है ना। फिर अगर वहाँ पर आपने ठीक किया तो आप कहो हाँ यार मुझे आता है, लेकिन वहाँ भी गलती कर गए तो आपको फिर पता चल जाएगा। ये टेस्ट आपको बार बार बताएगा कि भैया आपके अंदर ये दिक्कत है, आप इसको ठीक कर लो, फाइनल एग्जाम से ठीक कर लो। अब वही तो एक टीचर का, एक ट्रेनर का काम होता है कि स्टूडेंट को बढ़िया तरीके से कराना। अभी आपने मुझे बताया, हालांकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, आपका तो सब समझ आ गया, लेकिन जब मेन आपको दिक्कत होगी ना सॉल्व करने में, भाई तो एक्चुअल प्रॉब्लम तब पता चलती है, यार मैं जर्नल एंट्री नहीं बना पा रहा हूँ, यार मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, पास्ट एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा मैं, तब आपको एक्चुअल में पता लगेगा पास्ट एडजस्टमेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि भाई मैं कहाँ दिक्कत हो रही है। तो वो चीज़ तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ना बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, मैं कहता हूँ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अरे सर मैं तो 200-300 बच्चे पढ़ा चुका हूँ, बस पता नहीं 200-250-300 नंबर ले आया हूँ, तो 100 लोगों के तो 100 आते हैं, मेरे बच्चों को तो 300-400 आते हैं। तो भैया वो आप मत बोलो, आपकी गुडविल आपके स्टूडेंट बताएंगे, आपका रिजल्ट बताएगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश मत करो। तो ऐसी गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड क्यों नहीं करते, पता चल गया ना कि भैया बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। मैं कहता हूँ मेरी गुडविल बहुत सारी है जी, मेरे को बच्चे बहुत पसंद करते, जबकि करता कोई नहीं है, पढ़ता सिर्फ एक ही बच्चा मेरे से। तो आपको बात समझ आ रही है कि गुडविल का इंपॉर्टेंस क्या है। अब गुडविल की इंपॉर्टेंस ये तो बुक में रिकॉर्ड नहीं करता। अब कहता है नीड फॉर वैल्यूएशन, क्या ज़रूरत क्या है गुडविल की, मैं बार बार, अब मैं तुम्हारी ज़रूरत की बात करूं तो तुम कहोगे सर मेरे को तो एग्ज़ाम में पास होना है,
और पास होने के लिए आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, फिर उसी नॉलेज को आप कन्वर्ट करोगे मार्क्स के अंदर, ठीक है। बट रियल लाइफ में गुडविल का क्या यूज़ है, क्यों मतलब बिना बात के चैप्टर डाल दिया है या 12th के वालों को बच्चों को पढ़ाओ, कुछ काम नहीं है, नहीं। रियल लाइफ में क्या होता है, जब पार्टनर्स होते हैं, अब पार्टनर्स कोई आपके लिए नया शब्द नहीं है, ठीक है। जब ये आपस में रेशो चेंज करते हैं, क्या रेशो चेंज करते हैं, कुछ भी रेशो चेंज करें, या फिर कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आए, तो ये जो पार्टनर है ये तो इनका बैठे बिठा इनकी गुडविल का मालिक बन जाएगा ना, बोलो आके ना। बाबू मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि मान लो बाबू शोर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है आपकी तरफ से, मैं बाबू ये कहना चाहता हूँ, मान लो हम 3 पार्टनर हैं, एक तो हो गया कैफ, एक हो गए सोहेल और एक हो गया मैं, ठीक है जी। ये 3 पार्टनर हैं और एक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मान लो इनमें मैं नहीं हूँ, एक आप समझ लो, एक आपका फ्रेंड है और एक सोहेल है, ठीक है। ये मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, दिन रात अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, और कम से कम मैंने पढ़ाते पढ़ाते ऐसे कम से कम 100 स्टूडेंट कर लिए, कितने स्टूडेंट कर लिए। और आप कहते हो सर मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, तो जब आप हो, ये कैफ हो, आप आओगे, सपोज आप मैथ्स पढ़ाते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, वट एवर जो भी पढ़ाते हो मेरा सब्जेक्ट छोड़ के, तो मैं क्या कहूँगा, मैं आपकी तारीफों के पुल बांधूंगा। स्टार्टिंग में बच्चों से कहूँगा कि ये जो सर हैं इनसे पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ताकि आपको मौका मिले किसका, स्टूडेंट की टीचिंग का। तो कहीं ना कहीं आप मेरे 100 स्टूडेंट की गुडविल का फ़ायदा नहीं उठा रहे, बोलो। ये 100 स्टूडेंट की जो गुडविल आपको मिल रही है ना, तो मिली मिलाई गुडविल, तो यहाँ पर कहता है जब भी पार्टनर चेंज करते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो गुडविल का नीड की ज़रूरत होती है कि भैया किसी को ज़्यादा ना मिले, किसी को कम ना मिल जाए। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी नया पार्टनर आता है तो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं कि भैया इस गुडविल की वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि नए पार्टनर से हम कुछ पैसा मंगा सकें, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे हम पार्टनर से कुछ चार्ज करेंगे, भैया तेरे को बना बनाया बिजनेस दे रहे हैं, बदले में कुछ तो दे हमें, ठीक है जी। हेलो, ओके गुड। उसके बाद कहता है रिटायरमेंट और डेथ। जब पार्टनर जाएगा, मान लो आप और मैं पार्टनर है और हमने खूब सारा बिजनेस किया, कम से कम हम बूढ़े हो गए और आप कहते हो कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो एक बार फिर से गुडविल का वैल्यूएशन होगा। क्यों? क्योंकि भैया कितना आपने कमाया, बिजनेस में अपना टाइम दिया, कितना कमाया, वो उसके फॉर्म में आपको मिलेगा, गुडविल की फॉर्म में, जो आपने रिटायरमेंट में कमाया, ठीक है जी। डेथ ऑफ अ पार्टनर कह लो या रिटायर ऑफ अ पार्टनर कह लो। फिर कहता है जब आप फर्म को सोल्ड करते हो, बेचते हो, तब भी गुडविल का, अब किसी का चला चलाया बिजनेस खरीदोगे आप कमला नगर में चले जाओ, कमला नगर में दुनिया भर की शॉप लॉकडाउन में बंद हो गई हैं। क्यों बंद हो गई हैं? रेंट पे थी। कोई बंदा ये कह रहा था रेंट तो मैं दे नहीं पाऊंगा, ऐसा करता हूँ किसी को अपना बिजनेस सेल कर देता हूँ, जमी जमाई दुकान है सेल कर देता हूँ, तो वो तब भी क्या करेगा, भैया मैंने गुडविल कमाई है। अब मान लो मैगडी वाला है, मैगडी बंद करना चाहता है, वो कहता है मैं अपनी गुडविल भेज दूँगा, कोई और चला ले मैगडी। जैसे कि सबसे पहले वोडाफोन से पहले जो चलता था, हच चलता था, हच, जो वोडाफोन कंपनी है ना आपकी, वो पहले हच हुआ करती थी इसी टाइम में, हच कंपनी, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, हच कंपनी कहते थे। अब हच नहीं सुना ना, तो पहले वोडाफोन, मतलब हच कंपनी को टेक ओवर वोडाफोन ने किया था। तो वही है, जब फर्म सेल होती है तो होता है, गुडविल की वैल्यूएशन होती है। फिर कहता है व्हेन टू फर्म अमलगमेटेड का मतलब हीरो और होंडा, हीरो और होंडा मतलब जब दो कंपनियां आपस में मिलती हैं किसी बिजनेस के लिए। अब जैसे कि टीचिंग लाइन में तो बहुत होता है, मैं सोहेल से कहता हूँ यार तू मैथ्स पढ़ाता है और मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, क्यों ना दोनों मिल जाएं, मेरे बच्चे तू पढ़ाइयो, तेरे बच्चे मैं पढ़ाऊँगा, तो वो क्या है हमारा अमलगमेटेड। अब मैं चेक करूँगा भैया तेरी गुडविल कितनी है, मेरी गुडविल कितनी है, मतलब तुझसे मुझे कितने बच्चे मिलेंगे और मुझसे तुझे कितने मिलेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। फिर कहता है व्हेन फर्म कन्वर्ट इनटू कंपनी, जब फर्म कंपनी में
कन्वर्ट हो जाती है तब भी फर्म की गुडविल देखी जाती है कि भैया कितनी है, गुडविल हमारी कितनी है। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी तरह का? इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है बस वही है फैक्टर इफेक्टिंग द थ्योरी में कई बार वही पूछ लेता है, और बाकी ये भी हमने पढ़ ही लिया है। एमसीक्यूज का कोई भरोसा नहीं है भैया कहाँ से आ जाए। एमसीक्यूज तो ये मान के चलो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। अब बाबू यहाँ पर 3 मेथड है गुडविल की वैल्यूएशन करने के। आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, आप क्या करोगे, फर्म की वैल्यूएशन करोगे। तो अब जब फर्म की वैल्यूएशन करोगे तो उसके मेथड तो आपको आने चाहिए ना। तो उसमें पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइज मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट में भी 2 हैं, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज। अब समझते हैं एवरेज प्रॉफिट की कहानी। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है भैया? देखो आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या पहले मुझे बताओ क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो लाइफ में? सीए बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? एमबीए सोच रहे थे, चलिए वेरी वेरी गुड। देखो मेरी क्लास होती है लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर में फेस टू फेस बच्चे, जब भी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ बच्चे कहते हैं सर हम सीए करेंगे, सर हम ये करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि भैया तुम पहले अपनी पास्ट परफॉर्मेंस दिखाओ। कहते हैं पास्ट परफॉर्मेंस? मैं कहता हूँ तुम अपने 10th का रिजल्ट दिखाओ मुझे, 10th के मार्क्स देखूंगा मैं कि आप कितनी कैपेबल हो। फिर मैं 11th के देखूंगा, फिर मैं 12th के देखूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा ना कि भैया ये बच्चा कर भी सकता है या नहीं, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट का मतलब है जब भी हम गुडविल निकालते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है, हम गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। अब मान लो तुम्हें किसी की गुडविल निकालनी है, तुमने सोहेल की गुडविल निकाल ली है, मान लो सोहेल की गुडविल कितनी निकलेगी। तो सोहेल से पहले भैया पूछ तो लो जाके कि भैया तूने सन ये 2020 चल रहा है, तूने 2015 में कितने बच्चे पढ़ाए? वो कहेगा तब तो मेरे पास 5 बच्चे थे। 2016 में कितने पढ़ाए? वो कहेगा जी 10 हो गए थे। फिर उसके बाद कितने, यानी बढ़ रहे हैं। हम इन सबको टोटल कर लेंगे और भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एक एवरेज निकल के आ जाएगा। मतलब हमें ये पता चल जाएगा यार ये बंदा इतने तो स्टूडेंट पढ़ा ही लेता है, कम से कम इतने स्टूडेंट का तो बंदा है ही। बात समझ आती है? मतलब यहाँ पर मैं सिंपल सा ये कहना चाहता हूँ कि भैया किसी की पास्ट परफॉर्मेंस से उसकी गुडविल निकलेगी। मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे 8th में कितने थे कैफ? आप कहोगे सर 40%। फिर मैं कहता हूँ 10th में 9th में कितने थे? आप कहोगे सर 60 हो गए। फिर 70 हो गए, फिर 80 हो गए, फिर 90 हो गए। तो मैं आपकी पूरी परफॉर्मेंस को जोड़ लूँगा, फिर उसको डिवाइड कर दूंगा, ऑन एवरेज मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर मैं पहले बात करता हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल मेथड। कह रहा है बहुत सिंपल मेथड है, वाइडली फॉलो मेथड, सब फॉलो ज़्यादा करते हैं इसको। वैल्यूएशन गुडविल को इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर, नंबर ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स के बेसिस पे। ठीक है जी। अब हमें क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर ऑलवेज क्वेश्चन में दे रखे होंगे हमेशा। ठीक है, ये गुडविल का फॉर्मूला बता रहा हूं इसका पहले वाले का, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर। ये तो टेंशन लेने की जरूरत ही, नंबर ऑफ ईयर हमेशा क्वेश्चन में देंगे। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा सर नंबर ऑफ ईयर का क्या मतलब होता है? मान लो मैं कुछ प्रॉफिट्स कमा रहा हूँ, मतलब मैंने 2015 में 10 बच्चे पढ़ाए, ऐसे करते करते मैं 100 बच्चों तक पहुँच गया। ठीक है, 100 बच्चों तक पहुँच गया, ऑन एवरेज मेरे बच्चे निकल गए कि भैया हर साल 70 बच्चे तो मेरे से पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ ईयर का ये है कि भैया आपका बिजनेस कब तक चलेगा, मतलब उसका प्रॉफिट आपको कब तक मिलेगा। तो कोई कहता भैया 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक। तो ये तो हमेशा हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या होगा बाबू? गिवन होगा। आवाज कट गई, हेलो आवाज आ रही है अब? ओके गुड। तो बाबू मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट
बिजनेस प्रॉफिट फॉर ऑल ईयर, कितने ईयर, ऑल ईयर, अपॉन में, जैसे कि एक साल में आपने प्रॉफिट कमाया 1000, दूसरे साल में 3000, दूसरे साल में 2000, ऐसे ऐसे करके आपने इतना प्रॉफिट कमाया। इन सब को टोटल कर लेना, टोटल करने के बाद 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देना, वही यहाँ लिखी हुई है, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट इतना आसान नहीं है निकालना कि आपको हलवा पूरी मिल गया। हालांकि क्वेश्चन में आपको हलवा पूरी की तरह ही मिलेगा, बट नॉर्मल प्रॉफिट जो निकालते हैं ना, उसका एक अलग फॉर्मूला है। सर ये कैसा फॉर्मूला आ गया? देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है, सिंपल भाषा में लिख लेना, बिजनेस का प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट? लिख देता हूं, आप भी अपने नोट्स पे लिख लिया करो। बिजनेस प्रॉफिट या फिर बिजनेस का प्रॉफिट। यहां तक कोई डाउट? अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा काम क्या है, मेरे को बताना मेरा काम क्या है। मैं क्या करता हूं फुल टाइम? सर मैं टीचर हूं। टीचिंग ही करते रहते हो आप फुल टाइम। तो साहब, टीचिंग से जो आपने कमाया और आपको प्रॉफिट हो, वो क्या है? आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी डीलर है, ध्यान से समझना मेरे एग्जांपल को। एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है? मकान खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है। वो उसके लिए क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक कार वाला है, कार का डीलर है, वो खरीदता है कार, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, तो उससे फायदा क्या है उसके लिए? अब मेरा तो पता चल गया बिजनेस मेरा किसका है। सर टीचिंग का बिजनेस है, आप टीचिंग से कमाओगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। बट मेरे साथ में कभी कभी मकान भी बेच देता हूं जी, लैंड एंड बिल्डिंग बेच देता हूं, वहां से भी मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। बात समझ आ रही है? हेलो। कभी कभी मैं लैंड एंड बिल्डिंग भी बेच देता हूं, वहां से कुछ कमीशन भी मिल जाता है। क्या वो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं सर, आपका बिजनेस तो टीचिंग है, टीचिंग से पैसा कमाओ। ये वाला पैसा क्यों जोड़ रखा है आपने उसमें? बट मेरा प्रॉफिट और लॉस बनेगा तो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इनकम है। बोलो हाँ के ना। लेकिन आपको यहां पर मैं किस पर फोकस कर रहा हूं? नॉर्मल प्रॉफिट पर। ठीक है। अब मान लो मेरी स्कूटी जो थी 60,000 रुपए की थी, और मैंने उसको बेच दिया 10,000 रुपए में। मेरे को लॉस हो गया 50,000 का, और मैंने लॉस दिखा रखा प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड में। अब मुझे ये बताओ, क्या वो मेरे बिजनेस का लॉस है? क्या स्कूटी खरीदना बेचना मेरा काम है? तो सर ये क्या कर रखा है आपने? आपका काम टीचिंग, आप टीचिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करो ना। ये लॉस यहाँ से हटाओ स्कूटी का। सर कभी कभी ना मैं कमीशन भी ले लेता हूँ। किसकी? मकान वगैरह बिकवा देता हूँ लोगों को, कमीशन ले लेता हूँ वहाँ से। सर कमीशन लेना क्या आपका काम है? आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं सर, मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस टीचिंग है। तो सर ये कमीशन काहे आपने यहाँ इनकम में दिखा रखे, इसको भी हटाओ। ऐसे दुनिया भर के खर्चे आपको दे देंगे क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। यहाँ तक बाबू बताओ बातें क्लियर हैं या नहीं? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि बिजनेस की इनकम बिजनेस की होती है, उसके अलावा तुमने जो भी उसमें घोटा लगाया है सबको हटाना पड़ेगा, चाहे इनकम का हो चाहे लॉस का हो। अब जैसे कि यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ले लो, जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है। उसमें से अब नॉर्मल लॉस या नॉन बिजनेस लॉस, नॉन बिजनेस लॉस जो बिजनेस का है ही नहीं। बात समझ आ रही है जी? अब नॉर्मल लॉस और नॉन बिजनेस लॉस का मतलब जो उससे रिलेटेड है ही नहीं। समझ आ रहा है बाबू? बार बार कुछ स्क्रीन हो तो नहीं रही है? अच्छा, तो शायद यहीं हो रही है। बस बाबू फिनिश कर रहे हैं, फैमिली आपको बुला रही है, बट मेरे को मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा खत्म करने दो। फिर हमारी क्लास भी खत्म हो रही है, मैं भी जा रहा हूँ, बर्थडे मनाऊंगा बीवी के साथ। अच्छा, छोटे भाई का बर्थडे है? बाबू मेरा भी बर्थडे है, मेरा भी वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं सिंसियर हूँ क्योंकि पढ़ाई मस्ट है। सारी चीज़ अच्छी लगेंगी, सब कुछ लगेगा। ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपको BMW तक दिला सकती है, आपको बंगला तक दिला सकती है,
और समझ लो ये उसकी, आज आप क्लास ले रहे हो तो ये उसकी किस्त है। अगर उस किस्त की आप वैल्यू नहीं समझोगे, 1 घंटे की वैल्यू नहीं समझोगे, तो शायद आप BMW तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ये तो वो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो आज आप उसकी इंस्टॉलमेंट भर रहे हो जी, ठीक है। तो इसे 1 घंटे को वेस्ट मत समझना, बस ये समझना कि मैंने आज कोई कॉन्सेप्ट सीखा है, वो मेरे एग्जाम में आएगा और मुझे सारी ज़िंदगी वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा, और सर मेरे को कुछ चीज़ सिखा रहे हैं। बस ये समझ लेना आपका कोर्स दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और बाकी बच्चों से तो आप वैसे ही आगे आ गए जो अभी तक सो रहे हैं, सोच रहे हैं स्कूल खुलेंगे तब जाएंगे, तो आप उन बच्चों से तो आगे हो ही गए। चलिए बाबू, मैं चलिए ज़्यादा नहीं, अब नॉर्मल लॉस डिस्कस करूंगा, ज़्यादा नहीं, दूसरा पार्ट बाद में। कह रहा अब नॉर्मल लॉस। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस से मेरा जो प्रॉफिट है बढ़ेगा या घटेगा, पहले ये बता दो। मान लो मेरी इनकम है 1 लाख बिजनेस की, और मेरे को स्कूटी का लॉस हो गया 50,000, तो इस 50,000 ने मेरे प्रॉफिट को घटाया होगा बढ़ाया होगा? मैंने सिर्फ ये कहा मेरी बिजनेस की इनकम है 1 लाख और मेरा स्कूटी का लॉस हो गया 50,000 का, और वो मैंने दिखा रखा। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन इतना सा है कि उस लॉस से मेरा प्रॉफिट घटा होगा या बढ़ा होगा? घटा होगा सर, बिल्कुल घटा होगा। क्योंकि क्या, अब मेरे को ये बताओ, क्या वो मेरे बिजनेस का लॉस था? नहीं था, नहीं था। तो मुझे वो वापस क्या करना पड़ेगा बाबू? ऐड करना पड़ेगा, ये शुद्धि करनी पड़ेगी प्रॉफिट की, ठीक है। आजकल एक वेब सीरीज आ रही है, क्या नाम है उसका, आश्रम, बॉबी देओल की, ठीक है। तो वहां पर वो कहता है कि भाई हम शुद्धि कराएंगे, फलाना कराएंगे, ढिमाका कराएंगे। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट की आपको शुद्धि करनी पड़ेगी। ये प्रॉफिट बहुत ही बेकार दे रखा है, बहुत ही सड़ा हुआ दे रखा है, बहुत ही गंदा दे रखा है। इसमें तुम्हें कुछ चीज़ें एडलेस करनी हो। क्या एडलेस करनी है? कहता है अब नॉर्मल लॉस, या ऐसे लॉस जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, या ऐसे लॉस जो नॉन बिजनेस है। नॉन बिजनेस तो बिजनेस के है नहीं, जिसमें से एग्जाम्पल के तौर पे लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस बाय थेफ्ट बाय फायर, मतलब चोरी होने से या फिर जलने से आपके गुड्स जल गए, ठीक है। या आपने इंटरेस्ट पेड कर दिया, या आपने डिविडेंड रिसीव कर लिया, या आपने रिटायरमेंट का पैसा दे दिया, या आपने ओवर वैल्यूएशन स्टॉक ले लिया। ओवर वैल्यूएशन मतलब स्टॉक था तो 10,000 रुपये का, आपने रिकॉर्ड कर दिया बुक में 20,000 से। तो जब रिकॉर्ड ज़्यादा आपने रिकॉर्ड किया तो उसने प्रॉफिट कम कर दिया होगा ना, खर्चा दिखाया होगा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, दोबारा ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद इसका अपोजिट है अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम दिखाते हैं इनकम साइड में कि भैया हमारे को क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अभी बाद में आपके टीचर ने शायद बताया होगा 11th क्लास में कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिखाते हैं ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड में। तो बोलते जी इनकम हो गई। अब इनकम आपने अंडर मतलब कम दिखा रखी है। 1,000 रुपये का स्टॉक था, आपने 500 का दिखा रखा है, तो 1,000 रुपये तो इनकम ही हुई ना आपकी, तो वो दोबारा ऐड करनी पड़ेगी। और कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट एज अ रेवेन्यू। आपके अकाउंटेंट से कुछ गलती हो गई, बाबू कुछ ज़्यादा जल्दी में हो। हेलो बाबू, प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हो या क्लास में फिनिश करूँ यहीं पर? थोड़ी नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गलती से आपने उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया हो। अब ये तो आपको पता ना कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पक्का पता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जब मैं किसी एसेट को एक्वायर करता हूँ या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है जी, 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट। लेकिन मैंने उसी बिल्डिंग को रिपेयर कराया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दूंगा। और आज क्योंकि बर्थडे भी है आपका, तो चलिए मैं क्लास यहीं रोकता हूँ। डिविडेंड पेड, आप सिर्फ अभी इतना समझ लो, शेयर्स जो होते हैं ना, शेयर्स पर आपको कुछ इनकम मिलती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। जैसे जैसे आपने किसी को लोन दिया, लोन पर ब्याज मिलता है ना, ठीक उसी तरह से जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हो तो उस पर आपको डिविडेंड मिलता है। अब शेयर्स का चैप्टर आपके बिल्कुल है, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा शेयर्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बाबू, आज आप भी बर्थडे मनाओ, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। कल जब स्टार्ट करूंगा तो एक बार ये दोबारा डिस्कस करूंगा मैं फॉर्मूला, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा।
तो चलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, और हमेशा की तरह मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। गुड नाइट एंड गुड बाय। और सॉरी, मेरी तरफ से भी छोटे भाई को हैप्पी 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 बर्थडे बोल देना। मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे, और इंजॉय करो। ओके बाबू, बाय।